हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अनुज सिंह तोमर सर हाजिर हूँ जीएनजी में एक और न्यू चैप्टर को लेके। सर आज हमारी कहानी जो शुरू होने वाली है वो है पार्टनरशिप। हाँ जी मेरे बच्चों, पार्टनरशिप, बड़े दिन से इंतजार था मेरे बच्चों को, सर कब करोगे पार्टनरशिप की शुरुआत। तो आज से करेंगे पार्टनरशिप और इसके बाद हमारा आखिरी चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट। पूरा पार्टनरशिप करने के बाद फाइनल अकाउंट एंड देन अपनी सक्सेसफुल सीरीज जीएनजी को हम करेंगे टाटा बाय बाय। और फिर मैं आपके साथ कुछ लाइव सेशंस वगैरह अनाउंस करूंगा। जी हाँ, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, एग्जाम तक सब कुछ करा के भेजने वाला हूं और बढ़िया से मेरा बच्चा 100 में से 100 लेके आएगा अकाउंट्स में और कहीं ना कहीं मजा आ जाएगा। ठीक है, पार्टी करेंगे फिर, कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल अभी करते हैं शुरू पार्टनरशिप में। मैं आपको पहले थोड़ी सी बेसिक बातें बता दूं। सर हम पार्टनरशिप में कैसे बढ़ेंगे? देखो यार प्लीज मेरी बात समझो, एग्जाम अब कुछ दिनों ही दूर है, ठीक है, और मुझे पता है मेरा बच्चा अब कहीं ना कहीं वो रिवीजन मांग रहा है जो उसे एग्जाम के लिए बिल्कुल बेस्ट चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको पीवाईक्यूज ज्यादा से ज्यादा कराऊं और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन कराऊं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में ज्यादा पॉइंट कवर करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मैं आपको पार्टनरशिप शुरू करूंगा, लेकिन पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, फंडामेंटल से लेकर डिसोल्यूशन बहुत सारा है। अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये 4 टॉपिक जो हैं वो हैं हमारे इंस्टीट्यूट के मेन टारगेटेड टॉपिक। और सीए फाउंडेशन लेवल पे इन्हीं चारों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल गुडविल में से ऐसा नहीं आता है, बट कम आते हैं। पॉइंट इज हमारा जो मेन टारगेट है वो है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। हम ये चारों टॉपिक को बहुत बढ़िया से कवर करने वाले हैं। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत फंडामेंटल का बेसिक आइडिया दूंगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप फंडामेंटल या गुडविल मेरे से पढ़ने का इंतजार कर रहे हो बच्चे इस जीएनजी सीरीज में, तो मेरे बच्चे मैं कहूंगा थोड़ा सा अभी कुछ ही टाइम पहले रजत सर ने भी आपको पूरी पार्टनरशिप में सब कुछ एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई है, आप जाके गो थ्रू कर सकते हो। बट मुझे लगता है इस टाइम पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। इन रियलिटी भी मैं कहूंगा फंडामेंटल को जस्ट रिवाइज कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस करना एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन की। तो मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगा, पहले एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ और फिर डिसोल्यूशन। हम चारों टॉपिक को अपने प्रॉपर पीवाईक्यू के फॉर्म में करने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बढ़िया से आपको रिवाइज कराने वाला हूं। तो बिना देरी के साथ में लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं आज हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। हाँ जी मेरे बच्चे, तो पहले ना अपन थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। क्या है पार्टनरशिप? ऑफ कोर्स मेरे बच्चे को कंपनी अकाउंट पढ़ाया था मैंने, तब भी थोड़ी बहुत बातें करी थी पार्टनरशिप की। मैं हल्का सा बेसिक आइडिया देता हूं। अगर अपन बिजनेस करना चाहते हैं और 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, तो हमारे पास बिजनेस करने के कई सारे ऑप्शन हैं, जिनमें से 2 बेस्ट ऑप्शन है। वन इज पार्टनरशिप एंड सेकंड वन इज कंपनी। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप की बात। तो यहां पर होता क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, मैक्सिमम 50, कुछ बेसिक बातें करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो अगर मैं बेसिक फंडामेंटल बातें करूं पार्टनरशिप के बारे में, तो बेसिक में सबसे पहली बात आती है कि हम जो मालिक हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पार्टनर। आई नो कि सर ये तो बहुत बेसिक हो गया। ऑफ कोर्स मैं एक छोटा सा क्विक बेसिक रिवीजन कराऊंगा, फिर हम इन टॉपिक पाएंगे। कम से कम जो मालिक होते हैं उन्हें हम यहां पे पार्टनर बोलते हैं। मिनिमम हमारे फॉर्म में 2 होने चाहिए कम से कम पार्टनरशिप को बनाने के लिए, और मैक्सिमम सर एज पर द कंपनीज एक्ट 50 से ज्यादा अलाउ नहीं है। क्लियर है? ये पार्टनर जो भी है मिलके क्या करते हैं? एक लॉफुल बिजनेस करते हैं। लॉफुल बिजनेस करते हैं, थ्योरी ट्रू एंड फॉल्स के लिए याद रखना, लॉफुल बिजनेस करते हैं और ये बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किया जाता है। अगर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आप बिजनेस कर रहे हो तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोलते बच्चे, ट्रू एंड फॉल्स में याद रखना। अगर लॉन्ग टर्म पर्पस नहीं है हमारा बिजनेस करने का, हमारा बस ये है कि भैया 5-6 महीने में ये काम खत्म करेंगे, पैसा कमाएंगे, आपस में बांटेंगे और चलते बनेंगे, इसे बोलेंगे जॉइंट वेंचर। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? जॉइंट वेंचर। तो अगर पार्टनरशिप बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म पर्पस होना चाहिए। सर इंपॉर्टेंट बात यह कि पार्टनर्स की और पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कानून की नजरों में अकाउंट में अलग अलग है, मालिक और मालिक का फर्म अलग अलग है, बट अगर कानून की नजरों में बात की जाए तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। दैट मीन्स यही हमारा मेन रीजन है कि पार्टनर आएगा, पार्टनर जाएगा, पार्टनर की डेथ होगी, हमारी फर्म पे इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा और हम आगे जाके आज ही इस चैप्टर पे बात करेंगे। क्लियर है? लेकिन कंपनी में ना जी ना, कंपनी में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। कंपनी में मेंबर आए, कंपनी में मेंबर जाए, परपीचुअल सक्सेशन चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप है, तो फर्क पड़ेगा।
मालिकों की जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पर अनलिमिटेड होती है, मतलब जो पार्टनर है उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब अगर कल को पार्टनरशिप फर्म, हमारी फर्म को लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस, तो सर जी हमें वो लॉस भरने के लिए फर्म की सारी एसेट बेचनी पड़ेंगी, और वो नहीं बिकी, वो नहीं बिक के पैसा पूरा हुआ तो मालिक जी आप भी आ जाओ, आपकी भी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी बिकेंगी। दैट मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपका घर बार बिक सकता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात यह है बेसिक में कि पार्टनरशिप बनती कैसे है। पार्टनरशिप बनती कैसे है? बनती है एग्रीमेंट से। कैसे बनती है? एग्रीमेंट। दिस इज माय इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्रीमेंट से। ये एग्रीमेंट क्या होता है? कुछ लोग मिलकर जब पार्टनरशिप बनाते हैं तो हम लोग मिलके, मेरे बच्चे, हम लोग मिलके कसमें वादे खाते हैं, कुछ बातों पे एग्री करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट। और वो कसमें वादे मे बी ओरल भी हो सकते हैं। सर यार दोस्ती है, बात तूने बोल दी ना, जान दे दूंगा तेरे लिए। मतलब पॉइंट ये कि अगर मेरे बच्चे आपने बोला सर ऐसा तो ऐसा ऐसा करना है, तो मैंने कहा करना है, ओरली भी बोल दिया ना मैं करूंगा, बात खत्म, दिस इज ओरल। लेकिन मैंने कहा ना जी ना, थोड़ा रिटर्न करेंगे, ज्यादा लीगली समझ आता है, तो भैया रिटर्न अगर करना चाहो तो रिटर्न भी कर सकते हो। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। आई नो आपको बहुत बेसिक बातें लग रही होंगी, पर मैंने कहा क्विक रिवीजन तो बनता है। ठीक है सर, अगर ओरल है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजनेस करो, टर्म्स एंड कंडीशन ओरली डिसाइड कर लो कि तेरा भाई मेरा भाई मिलके बिजनेस करेंगे, तेरा आधा मेरा आधा, तू इतना पैसा लगाएगा मैं इतना पैसा लगाऊंगा, कोई काम करेगा उसको सैलरी मिलेगी, कोई क्लाइंट लेके आएगा उसे कमीशन मिलेगा, सब ओरली डिसाइड किया। बट एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है मेरे बच्चे? कल को हमारे बीच में होगी लड़ाई, भाई सीधी बात, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, टेंशन आ गई कि भाई साहब ऐसा है, प्रॉफिट होते ही दोस्ती यारी बढ़ गई, बदल गई। सर अब उस केस में अगर एग्रीमेंट रिटर्न है तो जो डीड में लिखा है उसी के हिसाब से चलेगा, बात खत्म, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर डीड में नहीं है या ओरल डीड है, आपने लिखा नहीं था, आपने रिटर्न में नहीं लिया था, तो फिर हमारे ऊपर लगता था, याद करो, पार्टनरशिप एक्ट। क्या लगता था? पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी थी, जो हमारी आगे जाके क्वेश्चन में अजम्पशन बनती हैं। क्वेश्चन हमारे लिए पार्टनरशिप डीड है, अगर क्वेश्चन में ये बातें नहीं लिखी हैं तो हम मान लेते थे कि भैया ये ऐसा होगा। जैसे कि आपको पता है पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर ना बोले हम इक्वल मानेंगे। सर कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अगर क्वेश्चन में नहीं है नॉट अलाउ, नहीं दिया जाएगा। कुछ भी किसी पार्टनर को ना देंगे ना किसी पार्टनर से लेंगे। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, मालिक पैसा निकाल रहा है तो उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, नॉट चार्ज। बेटा याद रखना, ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आपने लोन दिया है, पार्टनर से लोन लिया है, सर दिया नहीं है, दिया होगा तो वो एसेट है, ठीक है ना। लोन लिया है, अगर लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर, बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर, याद रखना पार्टनर से हमने लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, वो भी एट द रेट 6% पर एनम, ना कम ना ज्यादा। अगर डीड में कुछ लिखा है तो डीड की बात सुन लो, डीड में नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भाई आपको पीएसआर इक्वल रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं देना, कुछ नहीं लेना। हाँ लोन लिया है अगर आपने तो उस पे आउटसाइडर की तरह उसे एक ब्याज दे दो चुपचाप से 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। बस ये कुछ बातें थी जो आपको बेसिक में याद रखना पड़ेगा। एक पार्टनरशिप को क्या क्या अकाउंट बनाने पड़ेंगे? सर बचपन में अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, क्या पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। ट्रेडिंग से आएगा जीपी, जीपी को डालेंगे हम कहां पे? पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट से आएगा नेट प्रॉफिट, बिल्कुल जी। और वो नेट प्रॉफिट हमारा पहले एक मालिक होता था उसी में बढ़ जाता था, पर अब एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। तो पीएनएल का दूसरा नया वर्जन बनता था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है कि भाई प्रॉफिट का बंटवारा करना पड़ेगा। एक बार प्रॉफिट का बंटवारा होगा उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि भाई हर मालिक की क्या क्या कैपिटल बची है क्लोजिंग में, एंड देन फाइनली बैलेंस शीट, एंड देन फाइनली बैलेंस शीट। तो 5 चीजें पार्टनर को बनानी पड़ती हैं, पार्टनरशिप में बनानी पड़ती हैं। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती थी जिसे हम कहीं ना कहीं फंडामेंटल में बनाना सीखते थे। पर मैं क्या फंडामेंटल कराने वाला हूं? नहीं, मैंने फंडामेंटल का एक क्विक रिवीजन करा दिया
कि ये कुछ कहानी है जो आपको ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट याद रखनी है, लेकिन मुझे आज फंडामेंटल नहीं एडमिशन डिस्कस करना है। क्लियर है? मैं दोबारा से क्विक रिवीजन देता हूं। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, कम से कम व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग मैक्सिमम 50 मिलकर बिजनेस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे और जो भी नफा नुकसान होगा उसे आपस में बांटेंगे इन अ एग्रीड रेशियो, इन एग्रीड रेशियो। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 50, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म चलाएंगे, कोई कॉमन सील नाम की चीज नहीं है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है और क्रिएट होगी एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट क्या है सर? हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न है तो उसे प्यार से देंगे उस कागज के टुकड़े को नाम पार्टनरशिप डीड, और अगर रिटर्न नहीं है तो उस ओरल डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कल को डिस्प्यूट हुआ तो उस ओरल की जगह भैया कानून लग जाएगा, और कानून कहता है कुछ बेसिक बातें आपको अज्यूम दिमाग में रखनी पड़ेंगी। PSR इक्वल, ना सैलरी ना कमीशन ना इंटरेस्ट दिया जाएगा ना इंटरेस्ट लिया जाएगा, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना पड़ेगा। फर्म ले नहीं सकती है, फर्म को देना पड़ेगा अगर पार्टनर से उन्होंने लोन लिया एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है जी, बस है जी। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, एडमिशन। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, एडमिशन। और एडमिशन का डिस्कशन अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। एडमिशन का डिस्कशन मैं करूंगा अपने नोट पे, ताकि मैं इसे हटाऊं ना, ये आपको प्रॉपर सामने रहे। ठीक है, आराम से देखना, हौले हौले मेरी बात समझना। अब मैं यहां से टॉपिक शुरू कर रहा हूं, आराम से देखना। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है, और अगली क्लास में, अगले लेक्चर में मैं इस पे PYQs कराऊंगा। मुझे पास कई 3-4 PYQs हैं जो मुझे अच्छे कराने, वो सारे करूंगा अगली क्लास में। हो सकता है आज वाला लेक्चर छोटा रहे, आज वाले क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े, क्वेश्चन भी करेंगे नो डाउट, बट मेनली PYQ हम करेंगे अगले वाले सेशन में। तो मैंने ऐसे ही डिसाइड किया है कि एक सेशन में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, अगले वाले सेशन में मैं आपको PYQ कराऊंगा। ठीक है, PYQ वाला सेशन डेफिनेटली बड़ा होगा। चलो वापस आओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है सर? सर होता ही है कि मान लो मैं कहता हूं कि हमारी फर्म में 2 पार्टनर है, एक A है और एक B है। ठीक है, एक मिस्टर A और एक मिस्टर B। हम दोनों ने पैसा लगाया, हम दोनों ने बिजनेस शुरू किया और हमारा बिजनेस चल रहा है। लेकिन एक टाइम पर आके हमें ऐसी दिक्कत समझ आ सकती है कि हमें और पैसा चाहिए पर हमारे पास नहीं है, या हमें और लोग चाहिए जो हमारे मालिकाना हक के साथ में खड़े हो जाएं। क्लियर है? तो ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है जहां पे मुझे नीड हो सकती है कि हमारी फर्म में एक नया बंदा है जो हाथों में हाथ, मतलब ऐसे ऐसे वो वाले हाथ नहीं, हाँ मतलब हमारे साथ कंधे पे कंधे बढ़ा के आगे चले। तब हम कोशिश करते हैं कि हम किसी नए पार्टनर को फर्म में लेके आते हैं। अब फर्म में नया पार्टनर आएगा तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि हम दोनों ने मिलके A और B, मान लो मैं A और आप B, सर मैंने और आपने मिलके एक कसमें खाई थी जिसे हमने बोला था पार्टनरशिप डीड। जब हमने बनाई थी पार्टनरशिप तो हमने एग्रीमेंट बनाया था विच में बी ओरल और रिटन वट, पर मान लो मैंने रिटन बनाया था तो वो जो कागज के टुकड़े पे हमने कस्में लिखी थी, उस कस्में वादों में सिर्फ मेरा और आपका नाम था कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे मैं और आप आपस में बांटेंगे, कोई कल को नुकसान हुआ आपस में बांटेंगे। आप काम करोगे दिन रात बैठ के, आपको सैलरी देंगे, मैं काम नहीं कर पाऊंगा भाई, बिजी आदमी, मैं क्लाइंट लेके आऊंगा, मैं कमीशन लूंगा, फलाना ढिकाना ढिकाना ढिकाना। क्लियर है? बट आज हमारी फर्म में ये A B हम दोनों ही बचे हैं या C भी आ रहा है, C भी आ रहा है, तो क्या उसी पार्टनरशिप डीड से काम चल जाएगा? क्या वही पुरानी पार्टनरशिप डीड हमारे लिए आज भी एप्लीकेबल होगी? नो मेरे बच्चे, नो, ना 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 ना। तो क्या करेंगे हम? सर हम करेंगे उस पुरानी पार्टनरशिप डीड को फाड़ेंगे और नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। मिर्च मसाला अपनी जगह, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। पुरानी पार्टनरशिप डीड को फाड़ेंगे और नई पार्टनरशिप डीड मेरे बच्चे बनाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस को अपन कुछ भी, मैं कह रहा हूं एडमिशन, मैं कह रहा हूं एडमिशन, मेरा बच्चा जानता है, एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन PSR, किसी भी केस में अगर आपने बोला कि पार्टनरशिप डीड में चेंज करना है, पार्टनरशिप डीड में चेंज करना है, तो भाई साहब आपको चेंज अलाउ नहीं है, आपको उसे फाड़ो और नई पार्टनरशिप डीड बनाओ। और जब भी आप कोई भी एडमिशन करो, चाहे अगला चैप्टर रिटायरमेंट है, उससे अगला डेथ है या चेंज इन PSR है, अपन बोलेंगे जब भी हम अपनी ओल्ड पार्टनरशिप डीड को फाड़ेंगे या रिप्लेस करेंगे और नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे,
किसी भी रीजन पे हो सकता है सर, ये एडमिशन पे भी हो सकता है, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं प्यार से क्या बोलता हूं, मेरा बच्चा कमेंट करेगा क्या? हाँ भाई, जो पढ़ रहा है वो सिर्फ अब पढ़ता ही जाएगा। मैं धीरे धीरे देख रहा हूं जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं डबल मेहनत करता जा रहा हूं, पर मेरा बच्चा मेहनत छोड़ चुका है, मेरा बच्चा भटक चुका है। वो पहले जिस डेडिकेशन से क्लासेस देख रहा था, अब उसको टाइम पास लग रहा है, अब उसको लग रहा है ये तो रोज आते हैं, रोज पढ़ा देते हैं, इनकी क्या वैल्यू है ना। जो एक दिन आया है, उसने सेशन लिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, पर अगर मेरा कोई बच्चा अभी भी मेरे साथ जुड़ा है तो प्लीज कमेंट करो, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। दिस इज पुनर्गठन। हम अपनी फर्म को दोबारा से क्या करेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, दोबारा से सारी नई नई चीजें करेंगे। नया पार्टनर आ रहा है, आज से नया काम धंधा। काम धंधा मतलब सर क्या हम बिजनेस नया करेंगे? नहीं नहीं, मतलब एक फील लो कि आज से नई नई चीजें करेंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे नए पार्टनर के आते ही। पार्टनर आए, पार्टनर जाए, पार्टनर डेथ हो जाए, हम नया काम करेंगे, इसे बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर होता है, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो आपको क्या क्या नया काम करना होता है बेटा? याद रखना, ये एडजस्टमेंट, ये चीजें, इवन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों चैप्टर में सेम पढ़ाऊंगा मैं, और आपको सेम थोड़ा आज जितना डिटेल में करूंगा उतना रिटायरमेंट में कम कर दूंगा, डेथ में ऑलमोस्ट एक बार में खत्म कर दूंगा। तो आज जितना डिटेल में हम ये एडजस्टमेंट करने वाले हैं, रिटायरमेंट और डेथ में मैं उनका फायदा उठाऊंगा, धीरे धीरे कम करूंगा, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा इन केस ऑफ एडमिशन, अभी तो एडमिशन हो रहा है, इन केस ऑफ एडमिशन, तो सर क्या क्या होगा ये बताओ मेरे बच्चे। खत्म। हमें 5 नई चीजें करनी होंगी। क्या क्या 5 नई चीजें होंगी? आराम से सुनना। सबसे पहला काम हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट रेशियो। भाई अब तक ए और बी आपस में प्रॉफिट बांट रहे थे, अब ए और बी ही बांटेंगे या सी भी आ गया? सी भी आया है, तो भाई अब से नया रेशियो निकलेगा ए बी सी तीनों का, और तीनों का आगे से जो भी प्रॉफिट होगा वो बटेगा। तो सबसे पहला काम होगा कि आज से हम लोगों का न्यू रेशियो क्या है, अभी क्वेश्चन करके समझाऊंगा। दूसरे नंबर पे कुछ गुडविल के बारे में बात करेंगे कि भाई जो हमारा ब्रांड है, अरे बाबा सी जी, हम ए और बी ने मिलके 10 साल में इस बिजनेस को खड़ा करा, हमारे खून पसीने से ये बिजनेस आज इतना पॉपुलर हुआ है, आज इसकी इतनी ब्रांड वैल्यू है, और सी आप सिर्फ पैसा लगा के उस मेहनत पे बराबर आना चाहते हो, तो सर जी आप या तो हमारे साथ बैक में जाओ, पास्ट में मेहनत करके आओ, तब हमारे बराबर बनो, या फिर एटलीस्ट हमारी मेहनत का पैसा दो। दैट इज, वो जो मेहनत करिए, वो जो गुडविल है, उस गुडविल का कुछ हिस्सा मैं सी से लूंगा, दैट इज गुडविल एडजस्टमेंट होगी, करेंगे बात डिटेल में। फिर हमारे गुडविल के साथ में हम ए और बी ने मिलके जब प्रॉफिट कमाया होगा पास्ट में, तो सारे प्रॉफिट उठा के बांटे नहीं होंगे। एक समझदार इंसान जब कमाता है तो वो सारा कमाई उसी दिन खर्च नहीं करता है, वो बचाता है, वो सेव करता है, क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, मतलब पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। सर कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन ऐसी आ सकती है जब आपका बिजनेस शायद ना चले, या आपके पास कमाई ना रहे, या आप उस टाइम ना अर्न कर रहे हो। तो क्या आप सारा प्रॉफिट आज जो कमा रहे हो, आज जो आपकी इनकम है, वो बांट दोगे, वो खत्म कर दोगे, खर्च कर दोगे? नहीं, हम कुछ सेव करेंगे, जिसे बोलते हैं रिजर्व्स। क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। और उन रिजर्व्स को अगर ए और बी ने पास्ट में बनाया था, तो क्या वो रिजर्व सी उठा ले जाएगा? क्या वो रिजर्व में हिस्सा सी भी मांगेगा? हमने कमाया, ए बी ने कमाया, और ए बी ने पूरा कमा के सारा नहीं बांटा, उसमें से कुछ पैसा गुल्लक में डाल दिया, तो वो जो गुल्लक है, उस गुल्लक में सी अपना हकदार दिखाएगा? ना जी ना। तो हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड, अगर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स पड़े हैं, प्रॉफिट्स पड़े हैं, या लॉसेस हैं, इवन प्रॉफिट या लॉसेस, तो उनका भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उनकी भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला न्यू पीएसआर निकलेगा, दूसरा गुडविल का करेंगे, तीसरा प्रॉफिट लॉस, चौथा मेरे बच्चे रीवैल्यूएशन। सर जो एसेट्स लायबिलिटी ए और बी ने मिलके खरीदी थी,
वो एसेट लायबिलिटी की आज मार्केट में वैल्यू वही रहेगी या बढ़ चुकी होगी, कम हो चुकी होगी, कुछ भी हो सकता है। एक मशीन खरीदी थी 5 साल पहले मैंने और आपने मिलके अपनी पसीने की कमाई से, अब वो एसेट की मार्केट में वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, तो उसका फायदा सी को भी मिलना चाहिए ना जी ना। किसी मशीन की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, उसका नुकसान भी सी के सर पे डाल दे ना जी ना। ना बुरा करेंगे ना अच्छा। भाई देख, सी आज से जो होगा उसमें तू हकदार ले, लेकिन जो पुराना हो चुका है उसको हम रीवैल्यू करेंगे, दैट इज यहां पे भी रीवैल्यूएशन करेंगे। एंड द लास्ट इज सर जी कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह हो सकती हैं, कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट हो सकती हैं, या मैं बोलूं तो न्यू बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, जिसमें से मेरे लिए 4 मेन काम है बेटा, 5वां तो साथ में हो जाएगा, सच कोई टेंशन वाला काम नहीं है। आ जाओ जी, एक एक करके मैं आपको सारे काम समझा देता हूं और यहीं पे हमारी आज का सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड PYQ अगली क्लास में उठाएंगे। ठीक है सर, सबसे पहले न्यू PSR निकालते हैं, आराम से देखना। सर अगर मैं न्यू PSR की कहानी पढ़ूं, न्यू PSR, तो आपको मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको पता है। सर मान लो A और B, पहले अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो पहले 50% और 50% के मालिक थे, दैट इज इक्वल रेशियो। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो। क्या बोलते हैं? ओल्ड रेशियो। कि भाई हम जो पहले काम करते थे उसमें A का 50%, B का 50%। ठीक है, अब नया पार्टनर आया C, सी का पहले तो कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन सी आ रहा है और कह रहा है भाई मुझे अब प्रॉफिट चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल चाहिए, मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। और सी ने बोला कि 30% मेरा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए 30% मेरा होना चाहिए, 30% मेरा होना चाहिए, 30% मेरा होना चाहिए। तो इस 30% को देखो, रेशियो तो 100% ही है ना। अब अगर ये 30% सी का नया रेशियो है तो ये रेशियो कौन देगा? कोई ना कोई तो कम होगा, किसी ना किसी रेशियो को तो, किसी ना किसी को तो इसका फायदा नुकसान होगा ही होगा। बिल्कुल बात है। तो अगर सी दे रहा है दैट इज सी को रेशियो बढ़ेगा, सी का रेशियो 30% आ रहा है, मतलब सी नया रेशियो बोले तो गेन करेगा। अब डेफिनेटली इसकी वजह से कोई ना कोई नुकसान करेगा। मान लो मैंने कहा ए ने बोला 15% मेरे से ले लो, 15% मेरे से ले लो, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो। क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस। कि भाई ए और बी क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना रेशियो दे रहे हैं सी को। तो बताओ जल्दी से न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? तो जल्दी से न्यू रेशियो आ जाएगा मेरे बच्चे, हम कहेंगे पहले 50% था। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा, बहुत बेसिक चीज है, मुझे पता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। पहले हमारा 50% था, क्वेश्चन ने बोला 15-15 हमने दे दिया। ये क्वेश्चन बता रहा है कि 15% ए ने दे दिया, 15% बी ने दे दिया। तो भाई 50 में से 15 गया, अब कितना बचा? 35%। 50 में से 15 गया, कितना बचा? 35%। और सी का पहले कुछ नहीं था, अब गया नहीं, अब आ गया गेन। तो अब सी का नया रेशियो और ये गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 30। तो अगर देखा जाए तो अभी भी 100% है, 35-35-30, दिस इज न्यू रेशियो। बोलो हाँ है ना? तो क्या मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं? क्या मैं न्यू रेशियो का एक फॉर्मूला बना सकता हूं? मैं कहूंगा न्यू रेशियो अगर निकालना है तो जो भी हमारा ओल्ड रेशियो है मेरे बच्चे, क्या जो भी हमारा ओल्ड रेशियो है उसमें अगर कोई पार्टनर गेन सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका कम कर दो। भाई जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका ओल्ड रेशियो कम कर दो तो न्यू बचेगा। और अगर कोई गेन कर रहा है, अगर कोई गेन कर रहा है तो वो प्लस कर दो। बेटा ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है जो कोई आसमान से नहीं टपका, बेसिक सा फॉर्मूला है कि ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग माइनस और गेनिंग प्लस। सीधी सी बात है, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है वो माइनस, कोई गेन कर रहा है वो प्लस। पर सर इस पे क्वेश्चन कराता हूं, ये मैथमेटिकल तरीका है और इसको थोड़ा सा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ, एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने और इस एग्जाम्पल से मैं आपके सारे न्यू रेशियो के टॉपिक्स को एटलीस्ट जो एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे कवर कर दूंगा। ध्यान सुनना। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर मैं यहां लिखना शुरू करूं तो बेटा अपना जो ओल्ड रेशियो है, जो अपना ओल्ड रेशियो है वो अभी 3:2 है। बेटा कैसे पढ़ते हैं हम न्यू रेशियो को? मुझे नहीं लगता अभी ये मुझे बताना चाहिए। 3 और 2 5 हिस्से हैं, जिसमें ए का हिस्सा है 3/5 3/5 और बी का हिस्सा है 2/5 दैट इज 2/5 दैट इज ए और बी। ये हमारे टोटल जब भी प्रॉफिट होगा 5 हिस्से होंगे, 5 में से 3 ए के हैं और 2 बी के हैं, तो 3/5 2/5। वेरी गुड। अब कह रहा है न्यू PSR निकालो इफ 4-5 केस दिए हैं आपको, आराम से एक एक केस पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए।
सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। कुछ नहीं बताया कि सी ने किससे कितना शेयर लिया। याद रखना, आपने शायद पहले भी डिटेल में पढ़ा होगा, मैं तो बस एक रिवीजन दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए कि न्यू पार्टनर अपना रेशियो किससे मांग रहा है, कौन देने के लिए तैयार है, तो भैया हम कैसे करते हैं, हम कहते हैं भाई सी का शेयर बताओ कितना है। सी का न्यू शेयर, अगर मैं केस नंबर 1 पे आ जाऊं तो सी का न्यू शेयर है, जो न्यू शेयर आया है वो है 1/5, और हम कहेंगे अगर सी नहीं बता रहा है किससे लेंगे तो हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। क्या निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर। कि भाई ये मानो सबसे पहले सी को, भाई नया नया बंदा है, इज्जत दो, पहले इसका पैसा अलग, कि 1 - 1 बोले तो 100%, 100% को सॉल्व करोगे 100 डिवाइडेड बाय 100 1 आएगा। 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, दैट मींस हमारे लिए बचा 1/5, 5 में से एक हिस्सा सी ले गया, तो हमारे लिए ए और बी के लिए बचा 4/5। कितना बचा? 4/5। और इसी 4/5 को हम कहेंगे न्यू रेशियो। बेटा हम कहेंगे बांट लो ए और बी, किस रेशियो में? अपने पुराने रेशियो में। जो बचा उसे आपस में बांट लो, किस रेशियो में? जैसे पुराने बांटते थे। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4/5 का पुराना रेशियो था 3/5, 3/5 हिस्से ए ले जाएगा। ऐसे ही बी के पास जो बचा उसका 2/5 सी ले जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा? 12/25, और ये हो जाएगा 8/25। तो बेटा न्यू रेशियो कैसा आएगा? तीनों को एक साथ रखो, तीनों को एक साथ रखो। तो एक साथ रखेंगे तो बी के हिस्से हो गए 12/25, ये हो गया 8/25, और ये हो गया सी का 1/5। अब बेटा जब तक ये डिनोमिनेटर सेम ना हो, पढ़ा है हमने, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक हमारी बात नहीं बनती। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो तो 25 में 5 होगा, 12:8:5। दिस इज माय न्यू रेशियो। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले कि सी नया पार्टनर किससे कितना ले रहा है। दिस इज माय केस नंबर 1 खत्म। भाई सीधी बात है, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम बोलते हैं भाई जो बचा उसे आपस में बांट लो। दैट्स इट, जो बचा उसे आपस में बांट लो, खत्म। आगे आ जाओ। केस नंबर 2 डन हो गया पहला केस। केस नंबर 2 कह रहा है सी एडमिटेड 1/5 शेयर। सेम लाइन है, अगर इसके आगे कुछ ना लिखे तो यही सॉल्यूशन है। लेकिन कह रहा है इस बार वो बता रहा है उसने अपना शेयर लेना है किससे? ए से। कह रहा है भाई साहब 1/5 चाहिए मुझे, और ये 1/5 दोनों से नहीं चाहिए, ए जी आप दोगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2, ओल्ड रेशियो वही का वही रहेगा। फटाक से बताओ ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। सी का शेयर, सी का शेयर कितना है? 1/5। एक तरह का ये गेन ही है, न्यू बोलो या गेन बोलो। सी इतना शेयर गेन कर रहा है, इतना शेयर सी को नया मिल रहा है। अब ये शेयर किससे ले रहा है? बेटा इस बार रिमेनिंग शेयर ना जी ना, इस बार रिमेनिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन बता दे तो रिमेनिंग नहीं, सेक्रीफाइस। सीधा निकालो कि भाई किससे ले रहा है? ए से। तो ए क्या करेगा? सेक्रीफाइस। ए क्या करेगा? सेक्रीफाइस। और कितना सेक्रीफाइस? पूरा 1/5 ए दे रहा है, ए। तो बताओ बेटा अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी क्या कर रहा है? बी कुछ भी नहीं कर रहा। देखा जाए तो बी से कुछ नहीं ले रहा, बी क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? 0। तो बताओ न्यू रेशियो क्या आएगा? आप कहोगे फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला? भूल गए? ओल्ड रेशियो माइनस, अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो कम कर दो, और कोई गेन कर रहा होता तो प्लस करते। बट अभी कोई बात है नहीं, ए और बी की बात करो, सी का निकालने की जरूरत नहीं है, सी तो ऑलरेडी न्यू रेशियो लेके बैठा है। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5, 2/5। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, हाँ। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5। तो ए का कितना बचा? 2/5। बी क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तो बी का एज इट इज बचा कितना? 2/5। अब तीनों का एक साथ रख दो, अब तीनों का एक साथ रख दो। बताओ ए का कितना है? 2/5, बी का कितना है? 2/5, सी का कितना है? 1/5। डिनोमिनेटर सेम है, 2:2:1। दिस इज माय न्यू रेशियो। क्या समझ आया? क्या समझ आया? मैथ समझ आई? नहीं सर, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज। अगर आपको कुछ ना बताए रिमेनिंग शेयर, अगर क्वेश्चन बता दे कि भाई मुझे इससे चाहिए तो सीधा उससे सेक्रीफाइस निकालो और न्यू रेशियो आ जाएगा। आओ एक और केस कराता हूं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 बताओ सर, अगर आपको किसी भी केस में दिक्कत आए यहीं पॉज करके रिपीट करके आराम से देख लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिटेशन कम है और मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज कराना है, तो थोड़ा स्पीड रखूंगा मैं। केस नंबर 3 कह रहा है सी एडमिटेड है, सेम केस 1/5 शेयर के लिए, अपना शेयर एक्वायर्ड, मतलब रिमेनिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सेक्रीफाइसिंग कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर कुछ ना बोले रिमेनिंग, बोल दे सेक्रीफाइसिंग। अपना शेयर ले रहा है इस बार ए से बी से दोनों से इक्वली।
लो भाई, कह रहा है इस बार मुझे जो शेयर चाहिए वो ए से भी चाहिए बी से भी चाहिए। तो पहले बताओ ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो तो वही है क्या 3:2। सी का शेयर क्या है, सी का जो न्यू शेयर है जो वो गेन कर रहा है वो है 1/5, और ये इस बार ले रहा है ए से भी, और मजे की बात है ये इस बार ले रहा है बी से भी। कह रहा है भाई दोनों से चाहिए तो दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, पर कितना, कह रहा है इक्वली, इक्वली मतलब हाफ हाफ, 1/2 ए से 1/2 बी से। मेरे बच्चे अपने शेयर का 1/5 का हाफ ए से लेगा, 1/5 का हाफ बी से लेगा। इट मे बी इक्वल की जगह इट मे बी मान लो यहां पे होता 2:1, क्या होता 2:1, तो आप कैसे करते, फिर आप कहते उसके शेयर का 2/3 ए से लेगा, उसके शेयर का 1/3 बी से लेगा। तो कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई रेशियो भी हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं निकालूं तो इसका मतलब 1/10 ए करेगा, 1/10 बी करेगा। और बेटा अगर ये है तो जल्दी बताओ न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, सर वही ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, बी कितना है 2/5, दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों से माइनस। बताओ कितना कितना माइनस, 1/10 1/10, बेटा एलसीएम ले लो 10, तो ये हो जाएगा 6 - 5 1 5/10। ठीक है, एलसीएम लेना मैं नहीं सिखाऊंगा, पहले बोल रहा हूं। ठीक है बेटा 10 का गया तो 4 2 2 जा 4 4 - 1 दैट इज 3/10। तीनों को एक साथ रखो तब न्यू रेशियो आता है, तो तीनों को एक साथ रखेंगे। बेटा ए का कितना आया था 5/10, बी का कितना आया 3/10, और सी का पहले से था 1/5। अब ये तो बात बच्चा जची नहीं, तो एलसीएम ले लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5:3:2। दिस इज माई न्यू रेशियो। हाँ भाई, पहले बताओ यहां तक 3 केस क्लियर हैं। बेटा बिल्कुल अपना दिमाग क्लियर कर दो, अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए रिमेनिंग शेयर, अगर क्वेश्चन बता दे कि भाई इससे इतना लेना है तो जिससे लेना है उसका सेक्रीफाइस निकालो, अगर एक से लेना है तो पूरा एक के अकाउंट से माइनस कर दो, अगर एक से ज्यादा पार्टनर है तो भाई कॉम्बिनेशन देख लो किस रेशियो में ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं तो आधा आधा कर दो, अगर कोई रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो में उससे सेक्रीफाइसिंग निकाल दो। ठीक है, लास्ट 2 केस बेटा, केस नंबर 4 और केस नंबर 5, ध्यान से सुनना। अब केस नंबर 4 और केस नंबर 5 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करो और पढ़ो, और मुझे बताओ क्या ये सिमिलर से लग रहे हैं। सी एडमिटेड, सी एडमिटेड, इस बार नहीं बताया सी कितने के लिए आ रहा है, इस बार नहीं बताया सी कितना शेयर मारा है, कह रहा सी आ रहा है और वो एक्वायर्ड कर रहा है 1/5 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी। वो ए से भी ले रहा है बी से भी ले रहा है, दोनों का मिला के उसको गेन होगा। इस बार उसका शेयर डायरेक्टली नहीं दिया, कह रहा है ए से इतना चाहिए बी से इतना चाहिए, तो भाई तेरे पास कितना आएगा, दोनों का मिला के आएगा। अच्छा, लेकिन दूसरे वाले केस में सेम लाइन है, लेकिन इस बार फ्रॉम नहीं है, क्या है ऑफ है। पहले वाले में फ्रॉम था, दूसरे वाले में ऑफ है। बस 2 डिफरेंस है, बस 2 डिफरेंस है। इनका क्या मतलब होता है मेरे बच्चे, आराम से समझो। जब मैं यहां पे बात करता हूं, अरे एक मिनट, जब मैं यहां पे बात करता हूं तो मैं कहता हूं देखो, एक होता है फ्रॉम और एक होता है ऑफ। फ्रॉम मतलब होता है से, ओ, और ऑफ मतलब होता है का। ये क्या बात हुई सर, ये क्या बात हुई बेटा, बात हिंदी में नहीं है, बात ऐसे, अगर लिखा है 1/5 फ्रॉम ए, इसका मतलब मैं ए से सीधा 1/5 ले रहा हूं, ए का जो भी शेयर है उसमें से 1/5 सीधा सेक्रीफाइसिंग, बात खत्म। लेकिन अगर लिखा है 1/5 फ्रॉम ऑफ ए, तो ए से नहीं, ए का, ए के शेयर का, तो जो ए का शेयर होगा उसका 1/4 1/5 जो भी है वो मुझे चाहिए, मतलब यहां सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। जैसे कि मेरा केस समझो, मेरा केस समझो, केस नंबर 4, केस नंबर 5, ये फ्रॉम है और ये ऑफ है, सेम डेटा है, बस आराम से समझना। यहां पे लिखा है कि सर जी हम सी ए से लेगा 1/5 1/10, तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, सीधा ए जो सेक्रीफाइस करेगा वो सीधा कितना करेगा 1/5, बी जो सेक्रीफाइस करेगा वो सीधा कितना करेगा 1/10, और सी का जो न्यू शेयर होगा दैट इज गेन जो करेगा वो करेगा 1/5 ए से 1/10 सी से, दैट इज 10 एलसीएम 2 + 1 3/10, खत्म। बोलो हाँ है ना, और सीधा न्यू रेशियो निकाल दो। बताओ न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ए और बी का उनके ओल्ड रेशियो में से बेटा 3/5 2/5
माइनस कर दो 1/5 माइनस 1/10, तो ये तो आ गया 2/5, 3 माइनस 1 2/5, और ये जरा एलसीएम ले लो तो 6 माइनस 1 दैट इज 5/10, बोलो हाँ है ना। और फिर तीनों को एक साथ रख दो बेटा, न्यू रेशियो फटाक से बताओ, ए का कितना हो गया 2/5, बी का कितना हो गया, बी का हो गया अभी अभी आया था ये कितना था, अरे हट जा भाई, 5/10, और सी का था हमारा 3/10। एलसीएम लो भाई 10 से, तो ये हो जाएगा 4:5:, कुछ गड़बड़ कर दी ना मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है 2/5, और ये कितना था, सॉरी एक मिनट, ये था 2/5 है ना, तो ये गलत आ गया मेरा, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 3/10 है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3/10, तो दिस इज 4:3:3, दिस इज माय न्यू रेशियो। पहले बताओ समझ आया भाई? अगर फ्रॉम लिखा है तो कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक से सेक्रीफाइस, बी से सेक्रीफाइस, दोनों का उठा के गेन आ गया। सर पहले ये गेन हमने ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले सी का शेयर बता रखा था, तो ऐड भी करोगे तो भी सेम आएगा। अच्छा सर अब दिया है ऑफ, ए से नहीं ए का, अब ए का मतलब ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो पहले बताओ ए का शेयर कितना है, दिस इज 3/5, उसका 1/5, ओ सीधा 1/5 नहीं, 3/5 का 1 तो 3/25, दिस इज सेक्रीफाइस। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस कैसे आएगा बेटा, उसका शेयर कितना है 2/5, उसका 1/10 दैट इज 2/50, और जिसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं 1/25, और बेटा सी का गेन कितना हो जाएगा, सी का गेन बोलो या सी का न्यू शेयर, दोनों को ऐड करो, 3/25 प्लस 1/25, टोटल हो गया 4/25, पक्की बात है। अब सी का न्यू रेशियो आ गया है, ए और बी का न्यू रेशियो निकालने के लिए बेटा ए का और बी का ओल्ड में से 3/5 2/5 में से माइनस कर दो, सेक्रीफाइस कितना 3/25 2/25, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 3 दैट इज 12/25, और ये हो जाएगा 5 2 10 10 माइनस 2 दैट इज 25 8/25। तीनों को एलसीएम लेके एक साथ रखोगे तो बेटा न्यू रेशियो आ जाएगा, सीधा लिख रहा हूं बच्चे मैं, 12/25 8/25 और ऊपर आया था 4/25, दिस इज 12:8:, ठीक है। फिर कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से, है ना, कुछ तो गड़बड़ हुई है, 1/25 1/3 गया है, 5 3 जा 15 12 और 5 2 जा 10 8 है ना, 50, कुछ गड़बड़ हो गई है बच्चे, ठीक है। एक बार देखो जल्दी से कहाँ गड़बड़ हो गई मुझसे, 15 3 12 हो गया, 5 2 जा 10 माइनस 2 8, अरे शिट, देखा ना मैंने कहा था ना गड़बड़ हो गया, ये 1 है ना, जल्दी जल्दी में हो गया बच्चे 1, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 1 दिस इज 9/25, तो ये आ गया 9/25, और दिस इज 12:9:4, ठीक है। सर आपको कैसे पता चलता है गड़बड़ हो गई है बेटा, तीनों का सम 25 आना चाहिए, तीनों का सम 25 आना चाहिए, तीनों का सम 10 आना चाहिए, जो एलसीएम है वही आपका सम आना चाहिए, बस यहीं से लास्ट हम चेक कर लेते हैं कि सर हमसे कुछ गड़बड़ हुई है या सही रेशियो। खत्म हो गया न्यू रेशियो का टॉपिक बेटा, खत्म हो गया न्यू रेशियो का टॉपिक, आपके सीए फाउंडेशन के लिए इतना काफी है। बाकी एक कॉन्सेप्ट टॉप है जो मैं क्वेश्चन की मदद में कराऊंगा, ठीक है। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? अगर आपको इनके स्क्रीनशॉट लेने, प्लीज आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, ठीक है, और फिर इसका ले लो, ठीक है। तो ये 3 स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तो आपका यहां पे रेशियो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, डन जी, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। नाउ अब मूव करते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड इज माय गुडविल, सेकंड इज माय गुडविल, आराम सुनना, 5 मिनट में खत्म करेंगे गुडविल। सर सिंपल होता है, देखो जब भी गुडविल की बात करते हैं
तो अपन अच्छा खासा पढ़ चुके हैं हमारे बिजनेस की जो इंटेंजिबल एसेट है, हमारा नाम, हमारी रेपुटेशन, वो हमारी गुडविल रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो सर हम उसे सीधा बोलते हैं कि भाई देख, तू सिर्फ कैपिटल में पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि कैपिटल तो हमने भी लगाई है, पर हमने कैपिटल के एक्स्ट्रा करे एफर्ट्स, मेहनत करी, रेपुटेशन बनाई है फर्म की। तो तू रेपुटेशन में अब हिस्सा लेना चाहता है, हमारी फर्म में नाम में हिस्सेदार बनना चाहता है, तो भाई तुझे कैपिटल का पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, साथ साथ हमारी फर्म की जो गुडविल है उसमें भी तुझे कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम गुडविल को थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं। हम कहते हैं जब भी गुडविल की बात करूंगा इस चैप्टर में, गुडविल दो तरीके की मानेंगे हम। एक होगी ओल्ड गुडविल, फटाक से रिवाइज करेंगे और खत्म करेंगे। एक होगी ओल्ड गुडविल और एक हमारे लिए कहलाएगी न्यू गुडविल। जनरली अगर आप इससे बात करो तो दिस इज माई समथिंग परचेज गुडविल, जो हमारी बुक्स में आ रही होगी, और दिस इज माई समथिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हमने खुद बनाई है, आज हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। पहचानने के लिए अपन बोलते हैं ये ऑलरेडी अपीयर्ड है, ऑलरेडी अपीयर्ड इन दी बुक्स। ये हमारी बुक्स में बोले तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ रही है, हमने पुरानी कभी खरीदी होगी, हमारी बुक्स में ऑलरेडी आ रही होगी। ये हम वैल्यू करेंगे, आज निकालेंगे इसकी वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन की भाई आजा बेटा आजा, आजा नया पार्टनर आजा, और आज हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, तो पहचानने का तरीका यह है कि अगर गुडविल बुक्स में बैलेंस शीट में ऑलरेडी नजर आ रही है ओल्ड गुडविल, और हमने एडजस्टमेंट में अभी अभी निकाली है, दिस इज न्यू गुडविल। क्वेश्चन कहता है, याद रखो जनरल कॉन्सेप्ट कह रहा हूं, अगर आपकी ओल्ड गुडविल है बेटा उठाओ और इसे खत्म कर दो। आज से नया काम धंधा भाई साहब, रिकॉन्स्टिट्यूशन नया, पुराना हटाओ, तो हटाओ तो गुडविल हमारी एसेट है, गुडविल गई टू गुडविल अकाउंट, गुडविल गई टू गुडविल, और बेटा ये हमारी एसेट खत्म हो रही है, फायदा या नुकसान? नुकसान। भाई एसेट जाएगी, फायदा या नुकसान? नुकसान। नुकसान कौन झेलेगा? पार्टनर। कौन से पार्टनर? नहीं, अरे पुरानी गुडविल का नुकसान पुराने पार्टनर झेलेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड रेशियो में आप इसको राइट ऑफ कर दोगे, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न अप, बस खत्म। ओल्ड गुडविल का इससे ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया रिवीजन, ओल्ड गुडविल रिटर्न अप। ठीक है, डन। ओल्ड गुडविल का काम खत्म। अब न्यू गुडविल की बात करते हैं। न्यू गुडविल में सबसे पहले आप निकालोगे स्टेप नंबर 1 कि भाई जो न्यू पार्टनर आ रहा है उस न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई क्या वो पूरी फर्म की गुडविल का पैसा लेके आएगा क्या? मेरे फर्म की गुडविल है 10 लाख और बेचारा आ रहा है 1/5 के लिए, 5 में से एक हिस्सा उसे मिलेगा, तो क्या वो पूरी फर्म की 10 लाख रुपए गुडविल कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं, अपना हिस्सा, अपना हिस्सा। तो हम कहेंगे जो भी हमारी गुडविल ऑफ द फर्म है, जो हमारी नई गुडविल आई है, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर वो उसे लाना पड़ेगा। दैट इज मेरे केस में 10 लाख का 1/5, 2 लाख रुपए उसे गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा, कैपिटल के अलावा, कैपिटल के अलावा। ठीक है, अब यहां तो केस बन जाएंगे, या तो वो लाएगा ब्रॉट या नॉट ब्रॉट, या मैं बोलूंगा पार्शली ब्रॉट। खत्म बेटा, लॉजिक आप ज्यादा केस मत बनाओ, सिंपल समझो, या तो लाएगा पैसा या नहीं लाएगा या कम लाएगा, एक ही केस। एक मिनट रुकना बच्चों, ठीक है? हाँ जी, अब बताओ, अगर वो ला रहा है तो सीधा क्या होगा बेटा, एंट्री होगी। अगर कैश में लाया तो कैश, काइंड में लाया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि फर्म के लिए फायदा है, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, फायदा। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर जितना पैसा वो लाया उस प्रीमियम फॉर गुडविल को उठा के हम पार्टनर में बांट देंगे। कौन से? बेटा जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी, जो ओल्ड पार्टनर हैं, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्यों सर? मान लो ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है, बट सी आया और ए बोल रहा है सिर्फ मेरे से ले ले, मेरा शेयर आज से तेरा, मैं दूंगा सिर्फ सेक्रीफाइस। तो गुडविल दोनों में बटनी चाहिए या सिर्फ ए को मिलना चाहिए? ए को पैसा, क्योंकि ए का प्रॉफिट कम होने वाला है ना फ्यूचर का, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे इस गुडविल का पैसा फर्म नहीं रखेगी, फर्म को क्या लेना देना, फर्म उठा के उन पार्टनर को दे देगी जो पार्टनर को इसके आने से नुकसान हुआ, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा बेटा। 2 एंट्री और काम खत्म। पैसा आया, गुडविल बटी,
पैसा आया, कैश में आया, कैश अकाउंट, एसेट आया, उस एसेट का नाम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और एक बार ये इनकम क्रेडिट हो गई, उस इनकम को उठा के पार्टनर में बांट देंगे। किस पार्टनर में? सब में, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा ओल्ड में। ठीक है, अगर वो गुडविल नहीं ला रहा है या मान लो कम ला रहा है, भाई सीधी सी बात है, अगर वो नहीं ला रहा है तो पहली एंट्री कैश वाली, नो एंट्री, क्योंकि वो लाया ही नहीं। ठीक है, अगर वो कम लाया तो अपन करेंगे धोखा कॉन्सेप्ट, हम कहेंगे भाई साहब जो ला रहा है लान दो, अभी कुछ मत बोलो, अभी कुछ मत बोलो, जो ला रहा है लाने दो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर उसके बाद हम कहेंगे जितना लाया, मान लो अगर वो कुछ लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो कम लाया वो उसके करंट अकाउंट से डेबिट, छोड़ेंगे 1 रुपए भी नहीं कि भाई आ जा तू। और एक बार आ गया, मान लो 10,000 रुपए, जैसे 2 लाख रुपए लानी थी, वो लाया 50, तो 50,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल और 1.5 लाख उसके करंट अकाउंट से डेबिट, कि जब भी तू कमाएगा ना, पहले हमारा गुडविल का पैसा उसमें से अलग हो जाएगा। धोखा, उसे पहले मत बोलो कुछ भी, आन दो, एक बार मालिक बंधन हो, फिर वो कमाएगा, जब कमाएगा तो हम अपना पैसा वसूल लेंगे। ओ, और अगर सर वो कुछ भी नहीं लाया तो पूरा 2 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल में नहीं जाएगा, उसके करंट अकाउंट से डेबिट टू, बाकी उठा के सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उठा के पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कि फ्यूचर में मिलेगा, मिलेगा भाई साहब, मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। बस इतना सा ही है गुडविल का ट्रीटमेंट। एक गुडविल विड्रॉ का भी ट्रीटमेंट है, वो अपन क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे, न्यू गुडविल में पैसा लेके आएगा, पैसा लाया गुडविल बांट लेंगे, बात खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, जल्दी से इसे खत्म करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है 7:3, सी एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर 1/5, बताओ कितने शेयर खिला रहा है? 1/5। गुडविल 1 लाख रुपए है जो ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक्स में, वेरी गुड, ऑलरेडी अपीयर्ड, बताओ जल्दी से कौन सी गुडविल है, कमेंट करो फटाक से। ऑलरेडी अपीयर्ड है, अभी तो भर भर के PYQ कराने मुझे, ऑलरेडी अपीयर्ड है, दिस इज ओल्ड गुडविल, दिस इज ओल्ड गुडविल, रखें या राइट ऑफ कर दो। ठीक है, कह रहा हाउ एवर गुडविल हमने रीवैल्यू करी है बेटा 3 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, तो अभी अभी रीवैल्यू दोबारा से वैल्यू निकाली है, दिस इज न्यू गुडविल, दिस इज न्यू गुडविल, क्लियर है। बाकी सी 2 लाख रुपए कैपिटल का भी लाया, बहुत बढ़िया बात है। 4 केस बना दिए, सी पूरा पैसा लाया, सी शेयर लाया एसेट में, कोई दिक्कत नहीं है, लाया लेकिन एसेट में लाया, सन्ड्री एसेट लाया, वेरी गुड। सी सिर्फ 20,000 लाया, सी कुछ नहीं लाया। आ जाओ करें काम बेटा, कोई भी केस हो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगी। तो सबसे पहले अगर मैं एंट्री करूं, सॉल्यूशन, एंट्री नंबर 1 ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, क्या लिखेंगे? टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट कितना? 3 लाख, सॉरी ओल्ड गुडविल कितने की थी? 1 लाख, खत्म। और कौन झेलेगा? एस पार्टनर, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को कोई लेना देना नहीं है पुरानी गुडविल से। बेटा क्या रेशियो था? 7:3, दैट मीन्स 70,000 ए के अकाउंट से डेबिट, 30,000 बी के अकाउंट से डेबिट, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। कुछ भी हो जाए बेटा, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की यही एंट्री होने वाली है, खत्म। कोई भी केस हो, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने का काम खत्म। अब केस नंबर 1, वो गुडविल लाया या नहीं लाया? लाया। कितनी लानी थी भाई? देखो 3 लाख रुपए की पूरी गुडविल है, पर 3 लाख में पूरी फर्म का मालिक बन रहा है या 1/5? तो 3 लाख का 1/5 अगर मैं बोलूं तो 3 लाख का 1/5 उसे जो लाना है वो सिर्फ कितना लाना है? 6 5 30, 60,000 भाई, 60,000 रुपए लेके आएगा, बाकी नहीं लेके आएगा। तो 2 लाख कैपिटल का लाएगा, 60,000 गुडविल का, और वो लाया है। केस नंबर 1। तो एंट्री नंबर 2 क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, कितना? 2 + 60, 2,60,000 कैश आया, जिसमें से जो कैपिटल का है वो उसकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, सीज कैपिटल, भाई ये तो उसकी कैपिटल की है, ये तो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा, और जो एक्स्ट्रा आया वो हमारी इनकम हो जाएगी। दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा कितना? 60,000, बीइंग अमाउंट ब्रॉट। बेटा थर्ड केस में थर्ड एंट्री क्या होगी? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को उठा के पार्टनर में बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कितना पैसा? 60,000 रुपए, बांट देंगे ए और बी में, पर किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में? ना जी ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और यहां पे मैं आपको एक पुरानी बात याद कराता हूं, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा कि वो किससे कितना ले रहा है,
अगर उसने सेक्रीफाइसिंग नहीं बताया कि उसने अपना शेयर ए से लिया, बी से लिया, कितना लिया, क्या लिया, कुछ नहीं, तो बेटा आप इवन रिमेनिंग शेयर से सॉल्व भी करोगे तो सेक्रीफाइसिंग सेम आएगा जो ओल्ड रेशियो है। लॉजिक आपको पता है कि भैया जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो ओल्ड रेशियो में ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मतलब वो जो अपना शेयर छोड़ रहे हैं वो भी ओल्ड रेशियो में छोड़ रहे हैं, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं बताया तो जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग है, इसका मतलब सीधा ए और बी में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांट दोगे। एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बेटा 70, 6 7 जा 42,000 और 6 3 जा 18,000, ये आपने गुडविल बांटी, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। लो भाई पहला केस खत्म। मेन तो पहला ही केस है बेटा जिसमें आपको कहानी समझ आनी है। खत्म गुडविल मेरे बच्चे खत्म। पहले गुडविल राइट ऑफ ओल्ड, फिर गुडविल का पैसा आ गया, फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस नंबर 1 खत्म। केस नंबर 2 में बेटा वो कैश नहीं लाया है, सन्ड्री एसेट, तो केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 में सब कुछ सेम होगा, बस इस कैश की जगह बेटा यहां पे आ जाएगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। बस 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 बस, बाकी सब कुछ सेम। अगर एसेट का कोई नाम है, फर्नीचर है, मशीन है वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे नाम लिख दोगे, तो कोई केस समझाने वाला नहीं है, सब कुछ सेम है, बस कैश की जगह वो एसेट ले आया तो एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है ठीक है। सेकंड केस में, थर्ड केस मेरे बच्चे, थर्ड केस देखो, केस नंबर थर्ड, बस केस नंबर थर्ड, एंट्री नंबर फर्स्ट सेम रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की सेम रहेगी। सेकंड गुडविल जब वो पैसा लाएगा कैश अकाउंट डेबिट, तो 2 लाख कैपिटल का लाया है, वेरी गुड, और सिर्फ गुडविल का लाया 20,000, तो आन दो, अभी कुछ मत बोलो बेटा, कितना? 2,20,000, जिसमें से आप बोलोगे भाई कैपिटल का इसका पैसा अलग कर देते हैं, 2 सीज कैपिटल 2 लाख, और एक्स्ट्रा इस बार सिर्फ और सिर्फ लाना था 60,000, लाया कितना है मेरा बच्चा? सिर्फ 20,000, कोई बात नहीं, बीइंग अमाउंट ब्रॉट, बीइंग अमाउंट ब्रॉट। और बेटा लास्ट जब गुडविल बांटेंगे, हिसाब लगाएंगे, तो क्या छोड़ देंगे? 60,000 लाना था भाई तेरे को, लाया कितना? 20, तो हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, ये तो लाया, और जो नहीं लाया वो सीज करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 60 लाना था माइनस 20,000, तो 40,000 कम लाया, वो उसके फ्यूचर में प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे। 2 एस कैपिटल अकाउंट उठा के बांट दो, 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट, वही पूरा पैसा बेटा 60,000 का 42 और 18,000, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 42 और 18,000, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ जी बताओ, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री अभी कराते जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको बाद में फुल फ्लैश कराऊंगा। ठीक है सर, बात समझ आ गई। दिस इज माई केस नंबर थर्ड। सर व्हाट अबाउट केस नंबर 4? जब वो 1 रुपए भी नहीं लाया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, एंट्री नंबर सेकंड, कैपिटल का तो लाया ही है, बिल्कुल कैश अकाउंट डेबिट, 2 सीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, बेटा कितना? कितना? 2 लाख और 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, बीइंग अमाउंट ब्रॉड, बीइंग अमाउंट ब्रॉड। और जो नहीं लाया वो गुडविल, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे क्या? नहीं सर, पूरा का पूरा 60,000 क्या? सीज करंट अकाउंट डेबिट, पूरा 60,000 वहां से डेबिट, और ए और बी में उठा के सेम तरीके से बांट देंगे, 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अगर कुछ नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा, 42,000, 18,000, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। खत्म हो गया बेटा गुडविल का टॉपिक, खत्म हो गया गुडविल एडमिशन में। होप सो मेरे बच्चे यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यही है हमारा गुडविल का केस, या तो लाएगा या नहीं लाएगा या पार्शली लाएगा। ओल्ड गुडविल है राइट ऑफ कर दो, जितना लाया कैश अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, जो नहीं लाया उसके करंट अकाउंट से, खत्म, पक्का, डन है। चलो जी डन है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसका जी। तो अब शुरू करते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। पहला अपन रेशियो खत्म कर चुके हैं,
गुडविल के बारे में बात कर चुके हैं। अब है हमारा रिजर्व। मतलब बेसिकली होता क्या है कि भाई मैं पार्टनर था, ए और बी हमारे पार्टनर थे, हम लोग जब भी कमा रहे थे तो हमने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्से सेव किए थे जिन्हें हम लोग रिजर्व बोल देते हैं। या हो सकता है हमने पास्ट में कुछ लॉसेस किए थे जो हमने एकदम राइट ऑफ नहीं किए थे, उन्हें हम धीरे धीरे डेफर कर रहे थे। अब आज जब नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है तो क्या वो पार्टनर हमारे उन रिजर्व्स की सेविंग्स में या उन लॉसेस में भी भागीदार बनेगा? नहीं। तो सर हमें उन रिजर्व्स को, उन लॉसेस को आज ही खत्म करना पड़ेगा। तो यहां पे छोटी सी बात है, पहली चीज कि सर कौन कौन से प्रॉफिट्स होते हैं और कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जनरली अगर आपको क्वेश्चन में रिजर्व की बात करूं तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिन्हें हम मेरे बच्चे रिजर्व्स बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? रिजर्व्स। और कुछ आपको मिलेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस जिन्हें हमें राइट ऑफ करना होगा। अब है क्या, छोटा सा ट्रीटमेंट है, वैसे क्वेश्चन के साथ में ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे, पर ध्यान से समझना। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, तीसरा पॉइंट हम करने वाले हैं। सर रिजर्व में क्या क्या होता है? देखो नॉर्मली अगर आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि रिजर्व मालिकों का होता है तो मालिक हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, तो मालिकों के पैसे में क्या क्या हो सकता है? सर हो सकता है आपको लिखा हो जनरल रिजर्व, हो सकता है सर आपको लिखा हो कंटिंजेंसी रिजर्व, इसका दूसरा नाम भी है कंटिंजेंसी रिजर्व, वेरी गुड। ये वो रिजर्व्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, कंपनी जब भी चाहे, सॉरी पार्टनरशिप फर्म जब भी चाहे, जैसे चाहे वैसे इन रिजर्व्स को यूज कर सकती है। फिर ऐसे ही होता है पीएनएल का बैलेंस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के दो बैलेंस होते हैं, आप अच्छे से जानते हो। एक होता है डेबिट, दैट इज दैट डेबिट माने ऑल लॉसेस डेबिट, और इनकम बोले तो क्रेडिट। तो अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है और क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो भी क्रेडिट ही मानूंगा, तो वो हमारे लिए एक तरह का प्रॉफिट है या रिजर्व है। और अगर यहीं पे अगर आपको पीएनएल का डेबिट बैलेंस नजर आ जाए, डेबिट होगा हमारा कहीं ना कहीं सर बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि लॉस हमें डेबिट बोले तो एसेट साइड में आएंगे, तो सर वो लॉस है जो आपको राइट ऑफ नहीं हो, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे यहां पे हो सकता है कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस हो, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो जो हम धीरे धीरे राइट ऑफ करने वाले हो, ठीक है, जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी खर्चा अगर आपको नजर आ रहा है तो आपको इमीडिएटली उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। वैसे ये रिजर्व्स हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ स्पेशल रिजर्व भी होते हैं जिनके बारे में भी बात कर लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसमें मैं अभी अलग से बात कर लूंगा, और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब करना क्या है? पहली बात, स्टेप नंबर 1, आपको यह पता होना चाहिए कौन से रिजर्व है और कौन से लॉस है। तो ये दो हमारे जनरली लॉसेज होते हैं और वो हमारे कुछ रिजर्व्स होते हैं, जिनमें से दो नॉर्मल रिजर्व हैं, दो स्पेशल रिजर्व है। स्पेशल रिजर्व का मतलब क्या, हम अलग से बात करेंगे, इनका ट्रीटमेंट थोड़ा स्पेशल है, अलग से करेंगे। बाकी अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं, इन दोनों की स्पेशल डिस्कशन छोड़ दूं, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप कहते हो अगर ये रिजर्व हमारे पास हैं तो नॉर्मली पार्टनर को हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब इन सब की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हम पार्टनर में बांट देते हैं, और इन लॉसेस को हमें राइट ऑफ करना होता है, इन्हें हम राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ करने के लिए हमें एंट्री करनी होती है। सर हम क्या एंट्री करेंगे? हम कहेंगे लॉस जा रहा है, पार्टनर से पैसा लेंगे, एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कहीं ना कहीं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट मारूंगा, क्योंकि भाई ये लॉस है, पार्टनर झेलेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। न्यू पार्टनर का कोई लेना देना नहीं, ओल्ड रेशियो में इसे राइट ऑफ करेंगे। और रिजर्व राइट ऑफ होगा, लिखेंगे 2, जो भी रिजर्व है, मान लो पीएनएल का डेबिट बैलेंस लिख देंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिख देंगे, व्हाटएवर, क्लियर है, ठीक है। तो ये काम। और अगर मैं यही बात करूं रिजर्व, तो रिजर्व में पार्टनर को पैसा देना है या पार्टनर से लेना है या देना है? भाई सेविंग्स है, गुल्लक फोड़ो, फील करो, गुल्लक में पैसा जमा है, गुल्लक फोड़ो और पार्टनर को बोलो भाई पैसा ले जा। तो पार्टनर को पैसा देंगे, एंट्री होगी जो भी हमारे रिजर्व है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में उठा के हम ये पैसा दे देंगे। तो स्पेशल रिजर्व को छोड़ दो, तो इन रिजर्व के नाम पे पार्टनर को पैसा देंगे, लॉस के नाम पे पार्टनर से पैसा लेंगे, बात खत्म। बात सिंपल सी है, रिजर्व के नाम पे पैसा देंगे, लॉस के नाम पे पैसा लेंगे। बट एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन में कई बार कहेगा कि हम नहीं चाहते, हो सकता है अभी जब मैं मेन क्वेश्चन कराऊंगा, इस बार हमारा जो सितंबर 25 का पेपर आया उसमें ये पॉइंट है, ध्यान से देखना, करूंगा मैं पीवाईक्यू। कई बार क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर ने डिसाइड किया है, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे भी कह सकता है, नॉट टू ऑल्टर, नॉट टू चेंज
रिजर्व्स एंड लॉसेस। कह रहा है कि भाई हम नहीं चाहते जो रिजर्व या लॉसेस हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करें, हम उन्हें चेंज करें, हम उन्हें ऑल्टर करें। जैसे बैलेंस शीट में गुल्लक आ रही है वैसे ही आती रहनी चाहिए। क्यों जरूरी है, क्यों बांटना है? भाई सेविंग कराता फ्यूचर में कोई दिक्कत आने के लिए। अब दिक्कत थोड़ी ना आई है, पार्टनर आया है, तो भाई इस गुल्लक को क्यों फोड़ना है? पर सर गुल्लक को अगर रखे रहेंगे तो नया पार्टनर पैसा मांगेगा, तो एडजस्टमेंट कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं। कैसे एडजस्टमेंट होगी? सिंपल, आप कहोगे पहले अपन निकालेंगे स्टेप नंबर 1 नेट रिजर्व। नेट रिजर्व मतलब सर जितने भी आपके जनरल रिजर्व्स हैं उनको लिखो, जितने भी आपके पीएनएल के अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड कर दो, जो भी प्रॉफिट है वो ऐड कर दो, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है माइनस कर दो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है माइनस कर दो, तो प्रॉफिट बोले तो रिजर्व ऐड लॉस माइनस, जो भी नेट बचेगा आपका, जो भी नेट रिजर्व आएगा उस नेट रिजर्व में बोलो कि इतना हमारे पास पैसा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट रिजर्व, नेगेटिव आ रहा है तो नेट लॉस। अभी मान के चलते हैं पॉजिटिव आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। इससे आप एक एंट्री पास करो स्टेप नंबर 2 कि भाई सीधा सीधा है, जो नया पार्टनर है उसको फायदा होगा, उसको इस गुल्लक में पैसे में हिस्सा मिलेगा, और ओल्ड पार्टनर का रेशियो कम होगा। तो सीधी बात है, जो नया पार्टनर है हम एक एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर। ऑफ कोर्स जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पैसा इतना लेके आएगा, उसकी कैपिटल से पैसा डेबिट करेंगे, और अल्टीमेट जिसको नुकसान होने वाला है इस रिजर्व में, जिसका पैसा जाने वाला है, उसको एक्स्ट्रा पैसा क्रेडिट अभी के अभी हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ऑफ कोर्स इसके लिए आपको एक गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, बीइंग रिजर्व एडजस्टेड या सिंगल एंट्री पास, बीइंग रिजर्व एडजस्टेड। आपको पता है इसके लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। अगर ओल्ड में से न्यू कम है तो सेक्रीफाइस, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो बेटा गेन हो जाएगा। मान लो हमारा रेशियो पहले 50% था, अब न्यू 40% बचा, तो हमें 10% का नुकसान हो गया। लेकिन मान लो पहले 50% था और अब 60% हो गया, तो मेरा माइनस का 10 बोले तो बेटा हमें फायदा हो गया। सेक्रीफाइस नहीं, हमारा रेशियो बढ़ गया। तो जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, उसे पैसा लाना पड़ेगा, जितना भी रिजर्व है उसका 10% मान लो वो लाएगा, जो डिक्रीफाइस कर रहा है उसे पैसा मिल जाएगा। ये कब लगेगा कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब हम डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं। और अगर सर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मेरे बच्चे पार्टनर उठा के एक बार में बांट दो, पार्टनर से ले लो, नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आखिरी बात सर जी, अगर कोई स्पेशल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते थे? बचपन याद करो। पार्टनर बनाते थे इसलिए कि अगर हमारी फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहा है उसको वर्किंग करते करते कोई चोट ना लग जाए, अगर चोट लग जाएगी तो हम उसको कंपनसेट करेंगे, पैसा देंगे ताकि उसका इलाज हो जाए। दैट इज वर्कर को कंपनसेट करने के लिए ड्यूरिंग द फैक्ट्री आवर, उसको अगर कोई भी नुकसान हुआ है, कोई भी डैमेज हुआ है, कोई भी एक्सीडेंटल हुआ है, तो उसके कंपनसेशन के लिए हमने पैसा जोड़ा है। अब यहां क्या होता है, मान लो क्वेश्चन में आपको लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन है आपके पास 20,000 रुपए, मतलब गुल्लक में पैसा पड़ा है 20,000 रुपए, आपने पॉकेट में रखा हुआ है, आपने पॉकेट में संभाल के रखा है 20,000। अब क्वेश्चन ये होगा कि क्लेम कितना है? क्लेम, वर्कर को बुलाओ, भाई इस गुल्लक का भी हिसाब लगाओ। तो जैसे नया पार्टनर आएगा हम तुरंत नए पार्टनर से पहले वर्कर बुलाएंगे कि भाई कोई वर्कर है जिसको चोट वोट लगी है, पैसा ले लो, वरना इस रिजर्व को हम खत्म कर रहे हैं। तो मान लो क्लेम आता है। अब यहां पे मेरे सामने 3 केस बनेंगे। क्या क्या बेटा? क्लेम जो है वो मान लो रिजर्व से कम है, केस नंबर 1, दैट इज फॉर एग्जांपल के लिए जो क्लेम है वो सिर्फ 5,000 का है, ठीक है। केस नंबर 2, क्लेम जो है वो रिजर्व के बराबर है, दैट इज एग्जांपल के लिए क्लेम 20,000 का है। केस नंबर 3, क्लेम जो है वो रिजर्व से ज्यादा है, वर्कर कह रहा है भाई साहब पैसा चाहिए हमें 30,000। बेटा जल्दी बताओ, इससे ज्यादा तो कोई केस नहीं होगा। सर हो सकता है क्वेश्चन में क्लेम ही ना है, 0 मानेंगे, कुछ नहीं बोलेगा, अगर क्लेम नहीं दिया है 0 मानेंगे। अब अगर ये केस है तो बेटा सिंपल समझो, अगर आपके पास क्लेम है 5,000 तो भाई सीधा बोलो, देखो गुल्लक खाली करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 गुल्लक से आएगा, और गुल्लक में से 5,000 निकाल के अलग कर दो लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कि भाई ये वर्कर को हम आज नहीं तो कल दे देंगे।
20,000 की गुल्लक खत्म, 20,000 रिजर्व डेबिट, रिजर्व खाली, और 20,000 में से 5,000 क्लेम बोले तो लाइबिलिटी में चला गया, और जो बाकी बचेगा वो उठा के टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। पार्टनर में बांट दो 15,000, पार्टनर में बांट दो 15,000 इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। बोलो डन है सर? डन है सर। क्लेम और रिजर्व बराबर है तो पूरा रिजर्व उठाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, और पूरा का पूरा लाइबिलिटी में डाल दो, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, बात खत्म। 1 रुपए भी मेरे पास फालतू नहीं बच रहा। बीइंग क्लेम सेटल, बीइंग क्लेम सेटल। 1 रुपए भी नहीं है तो बांटू क्या? बच रहा है बांट दो, नहीं बच रहा खत्म। और अगर कम पड़ गया, अगर मेरे बच्चे कम पड़ गया, क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गुल्लक में पड़ा है सिर्फ 20,000, वर्कर को देना है टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना बेटा? 30,000। अब बेटा कम पड़ गया या ज्यादा? कम पड़ गया। 10,000 की कमी पड़ी है, पार्टनर को बुला लो। नहीं, इमीडिएटली पार्टनर को मत बुलाओ। फील करो कि हम अपनी अभी गुल्लक में से निकालते हैं और गुल्लक के लिए एक अकाउंट खोलेंगे विच इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, कि हमें ज्यादा लाइबिलिटी देनी है। कितने की लाइबिलिटी? 10,000। रीवैल्यूएशन को डेबिट मारो, और ऑफकोर्स बाद में ये रीवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर से वसूल लो। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल, कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। सीधी सी बात है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर से पैसा वसूलो और रीवैल्यूएशन को भर दो। रीवैल्यूएशन मतलब एक तरह का फर्म कह रही है अभी हम दे देते हैं, बाद में हम पार्टनर से ले लेंगे। 3 केस बताए मैंने बेटा। अगर क्लेम कम है तो जो बच गया वो पार्टनर में बांट दो, क्लेम बराबर है तो कुछ नहीं, क्लेम ज्यादा है तो पहले रीवैल्यूएशन से डेबिट और फिर रीवैल्यूएशन को पार्टनर से वसूल लो, खत्म। दिस इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, मैं तीनों में करा चुका हूं, दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, खत्म। तीनों में सेम है, तीनों में सेम है। ऐसे ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा ये क्यों बनाता था आखिरी रिजर्व? ये क्यों बनाता था सर? ये बनाते थे कि अगर हमने मार्केट में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो हमें डर है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। बढ़ेगा तो प्रॉफिट, कम होगा तो लॉस। हमने इन्वेस्टमेंट लगाई है, हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट लगाई है मार्केट में, जिसकी बुक वैल्यू मतलब हमने, बुक वैल्यू मतलब हमारी वैल्यू क्या है, हमने कितना पैसा लगाया, तो हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू है मान लो 1 लाख, ठीक है। अब दिक्कत यह कि मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मार्केट में क्या वैल्यू है? अब मार्केट में वैल्यू जो भी होगी उससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब टेंशन फायदे की है, नुकसान की? नुकसान। तो उस नुकसान से बचने के लिए मैंने अपने पास रिजर्व बना लिया कि भैया कल को नुकसान हो गया तो नुकसान से बचने के लिए मैंने आज ही रिजर्व बना लिया मेरे बच्चे, कितना? 20,000। मैंने वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के बैठा हूं मैं बैलेंस शीट में, कितने का? 20,000। और ये किससे बचने के लिए मेरे बच्चे? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस, कि अगर मार्केट से लॉस हुआ, मार्केट में लॉस हुआ, तो मार्केट लॉस से बचने के लिए मेरे पास कितने का पैसा इकट्ठा है? 20,000। अब यहां पे 3 केस बनेंगे, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। पहला केस, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए मार्केट में वैल्यू है 1.5 लाख, ठीक है। दूसरा केस, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर है, दैट इज एग्जाम्पल के लिए मार्केट वैल्यू है 1 लाख। और तीसरा, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, एग्जाम्पल के लिए। अब यहां पे अभी एग्जाम्पल छोड़ रहा हूं कि यहां भी 3 केस बन जाएंगे। अभी उसे छोड़ो सर, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो भाई ये है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट, और सीधा सीधा प्रॉफिट है 50,000 का। भाई बुक में 1 लाख की वैल्यू थी, मार्केट में 1.5 लाख हो गया है, कम नहीं हुआ है, बढ़ गई है, बढ़ गया मतलब प्रॉफिट। सर मार्केट वैल्यू बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर मार्केट वैल्यू, तो दिस इज लॉस, दिस इज लॉस। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट, नो मार्केट बिल्कुल बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और मार्केट वैल्यू कम है, लॉस है। करना क्या है? करना ही है। अब इस केस में अगर प्रॉफिट है तो डर है या नहीं है? किसी से बचना है क्या? नहीं, मार्केट में लॉस ही नहीं है। तो वो कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उठाओ, और ये रिजर्व फालतू का है, बेकार है, इसका कोई लेना देना नहीं जब मार्केट में लॉस ही नहीं है। उठा के बांट दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व से पैसा निकालो और पार्टनर में उठा के बांट दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर सर? ओल्ड, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में उठा के बांट दो,
और सर इस प्रॉफिट का क्या होगा? इस प्रॉफिट से आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 और इसका फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो कि भाई मुझे फायदा हुआ है और इसे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करके मालिकों में भी बांट देना 50,000 बाद में। क्लियर है? सीधी बात भाई, रिजर्व उठा के सीधा पार्टनर में बांट दो कैपिटल अकाउंट में, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मतलब वैल्यू बढ़ानी है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अभी बताऊंगा रिवैल्यूएशन क्या होता है। सर अगर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है तब भी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने तो लॉस से बचने के लिए बनाया था। हम तो लॉस नहीं है, पार की सिचुएशन, ना प्रॉफिट ना लॉस। रिजर्व का क्या करूं? सर रिजर्व का करेंगे सेम, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फिर से वही ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरा रिजर्व 20,000 उठाओ और पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दो, ओल्ड रेशियो में बांट दो, खत्म। कोई प्रॉफिट लॉस है नहीं तो इधर कोई एंट्री नहीं होगी, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी जो बुक्स में, वही, कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगा। ठीक है सर। लॉस पे बताओ सर। सर अगर वैल्यू कम है तो यहां लॉस में भी 3 केस बनेंगे, सेम एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लॉस इन्वेस्टमेंट की सॉरी लॉस रिजर्व से कम है, लॉस रिजर्व के बराबर है, लॉस रिजर्व से ज्यादा है। मान लो लॉस रिजर्व से कम है, लॉस एग्जांपल के लिए है 5,000। कितने का लॉस है? 5,000। रिजर्व मैंने बना रखा है 20,000। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, 20,000 निकालेंगे, पर लॉस की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो टू इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000, और जो एक्स्ट्रा बचा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 ओल्ड रेशियो में, सेम एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कि भैया अपनों ने 5,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करी, बाकी 15,000 उठा के पार्टनर में बांट दिया। अगर लॉस बराबर है तो भाई आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आईएफआर निकालो और सारे से लॉस से अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दो, 20,000, बात खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा, सीधा पार्टनर में, कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करो और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से क्रेडिट कर दो। और अगर लॉस ज्यादा है, मान लो 30,000 का लॉस है, तो भाई साहब आईएफआर से कितना आएगा? 20,000। लॉस कितने का है? 30,000, टू इन्वेस्टमेंट 30,000, जो बाकी बचेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, वो पार्टनर से नहीं, पहले रिवैल्यूएशन से निकाल लो 10,000, और फिर ये रिवैल्यूएशन की भरपाई कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 पार्टनर से ओल्ड रेशियो में निकाल लो, खत्म। ये हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का टॉपिक है बेटा। अगर आईएफआर है हमारे पास तो 3 प्रॉब्लम आ सकती हैं। मार्केट वैल्यू बराबर है तो कुछ नहीं करना, रिजर्व बांटना, और अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दी है, आप ऑलवेज बराबर मानोगे, आप ऑलवेज बराबर मानोगे कि लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं है, सीधा रिजर्व उठाओ और बांट दो। अगर प्रॉफिट है तो बल्ले बल्ले, रिजर्व तो बटेगा ही बटेगा, साथ में प्रॉफिट भी रिवैल्यूएशन में बटेगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। अगर लॉस है तो थोड़ा सावधान हो जाओ, लॉस कम है, लॉस ज्यादा है, लॉस बराबर है। कम है तो जो बचा वो मार दो, लॉस बराबर है तो कुछ नहीं बचा, और लॉस कम ज्यादा पड़ गया तो भाई रिवैल्यूएशन से निकाल लो, फिर बाद में पार्टनर से ले लो। खत्म हो गया मेरा बच्चे चेंज इन पीएस, न्यू पीएसआर का कैलकुलेशन, गुडविल की, रिजर्व की। चौथा पॉइंट जो है वो रिवैल्यूएशन है। एक बार में जस्ट हल्का सा डिवाइड कर देता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है हमें, जिसपे हम अगले पीवाईक्यूज में मेन क्वेश्चन करेंगे। बस एक हिंट दे रहा हूं सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? आप अपनी सारी एसेट लायबिलिटी को, सारी बिजनेस की सारी एसेट लायबिलिटी को, जब नया पार्टनर आया तो आज की वैल्यू पे काटते हो, ताकि आज मार्केट से कंपेयर करते हो फायदा है या नुकसान है। भाई अगर फायदा है, क्योंकि भाई जो भी आपने पुरानी एसेट लायबिलिटी खरीदी थी, अगर उनकी वैल्यू में चेंज है तो उसका फायदा नुकसान ओल्ड पार्टनर ए और बी हम बांटेंगे, सी का लेना देना नहीं है। तो हम निकालना चाहते हैं कि हमारी सारी एसेट लायबिलिटी जो पुरानी है उनमें क्या फायदा क्या नुकसान है, ताकि आज के बाद जो भी एसेट लायबिलिटी में चेंज आए वो नई वैल्यू पे चेंज आए। तो पॉइंट ये है कि हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 साइड होती हैं, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड, बिल्कुल पीएनएल की तरह। फॉर्मेट में ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर और ये रहा अमाउंट। कसम खा लो मेरे बच्चे, छोटा सा अकाउंट है, सारे फायदे क्रेडिट, सारे नुकसान डेबिट, सारे नुकसान डेबिट।
सारे फायदे क्रेडिट, सारे नुकसान डेबिट। P&L अकाउंट्स का होल रूल है, यूनिवर्सल रूल है, ऑल इनकम्स क्रेडिट, ऑल नुकसान डेबिट। अब कब कब फायदा होगा सोचो, अगर मेरे एसेट की वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है, मेरी मशीन, मेरी बिल्डिंग जो पहले 10 लाख की थी अभी 15 लाख की होगी, बढ़ गई, तो मेरे लिए फायदा। बाय एसेट अगर वो इंक्रीज हो रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो फायदा, अगर डिक्रीज हो रही है तो नुकसान। टू एसेट डिक्रीज। बेटा अगर वैल्यू कम हो रही है तो नुकसान है, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा है। लाइबिलिटी, मेरे को क्रेडिटर को पैसा देना था 1 लाख, वो कह रहा है भाई साहब 1 लाख नहीं 1.5 लाख दोगे। लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, फायदा या नुकसान? ज्यादा देना पड़ेगा, नुकसान। टू लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो नुकसान। और सामने वाला कह रहा है एक काम करो 1 लाख देना था, उसमें 10,000 ब्याज है, ब्याज छोड़ो 90 ही दे दो, 90 ही दे दो, कम देना है, फायदा या नुकसान? नाचूं या रोऊं? नाचेंगे। लाइबिलिटी कम हो रही है, दैट इज फायदा। तो कब फायदा है मेरे बच्चे? जब एसेट बढ़ेगी तो फायदा, लाइबिलिटी कम होगी तो फायदा। एसेट कम होगी तो नुकसान, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान। और कल को कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए, मान लो हमारे पास एक कंप्यूटर था, मेरे पास एक लैपटॉप था जिसकी मार्केट में आज मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू 0 है, हमने 10 साल पहले खरीदा था, पर कोई कह रहा है हमें 1000 रुपए में दे दो, तो मेरे लिए तो फायदे वाली बात है ना। जिसकी वैल्यू मेरे लिए नहीं थी पर एकदम से आ गई, नई वैल्यू, नई एसेट, दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट फायदा। और यही उल्टा अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आए, मैं तो घूम रहा था, एक बच्चा आया पीछे से कह रहा सर मेरे पैसे दे दो, मैंने कहा कौन से पैसे? कह रहा सर वो पेटीएम देखो जरा, मैंने आपको किया था 10,000 रुपए 2 महीने पहले, भूल गए क्या? मैंने कहा हाँ यार। कह रहा निकालो पैसे। मेरे लिए फायदा या नुकसान? नुकसान। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, या कोई नुकसान वुकसान खर्चा वर्चा है तो वो डेबिट करो। मेनली ये चीजें होती हैं। आप कहते हो हम फायदे का टोटल लगाएंगे, इधर का टोटल लगाएंगे, अगर इनकम क्रेडिट साइड ज्यादा है तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। और अगर उल्टा हो गया सर जी हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो इधर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस, फायदा सर रिवैल्यूएशन लॉस। अगर इनकम साइड ज्यादा है तो फायदा, डेबिट साइड ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, तो ये 1 स्टार मैंने यहां लगाना है, 1 स्टार मैंने यहां लगाना है, दोनों में से एक होगा। और जो भी फायदा नुकसान होगा उसे ओल्ड रेशियो में हम पार्टनर के बीच में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। पर यहां भी एक छोटा सा पॉइंट है, अगर कभी पार्टनर कह दे कि हम नहीं चाहते अपनी एसेट लाइबिलिटी को चेंज करना, हम नहीं चाहते हैं अपनी एसेट लाइबिलिटी को चेंज करना, तो उस केस में हम इस प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे नहीं, एडजस्ट करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। एसेट लाइबिलिटी वैसी की वैसी रहेगी, हम बस एक एडजस्टमेंट पास करेंगे कि इस फायदे से जिसको फायदा और होने वाला है वो पैसा लेके आएगा, आज भरेगा, और जिसको नुकसान होने वाला है उसको पैसा दिया जाएगा। फायदा है जो सेक्रीफाइस करने वाला है, फ्यूचर में जिसका रेशियो कम होने वाला है उसे पैसा मिलेंगे, और जिसका रेशियो बढ़ने वाला है उसे पैसा लाना पड़ेगा। तो ये तब होगा जब पार्टनर डिसाइड करें कि हम बैलेंस शीट में अपनी एसेट लाइबिलिटी को वही वैल्यू पे रखना चाहते हैं जिस पे है। अगली में PYQ में क्वेश्चन करेंगे। मेरे बच्चे एक पूरा बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है, ठीक है, एक अच्छे से आप इसे रिवाइज करना। हमने सारे एडमिशन के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 12th में भी आपने पढ़े थे, मैंने फिर भी एक बार प्रॉपर रिवाइज करा दिया। बड़ा चैप्टर होता है एडमिशन, एक लेक्चर में मैंने करा है। अगली क्लास में PYQ से हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको पूरा एडमिशन बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एडमिशन के PYQs को सॉल्व करते हैं और फिर से सारा रिवाइज करते हैं। एक बार प्लीज सारा रिवाइज कर लेना, होप सो मैंने क्विक रिविजन दिया तो आपको रिवाइज हो जाएगा। चलो जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर बच्चों, हैव अ गुड डे।